डियर स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 3 सेकेंड ईयर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी एटॉमिक साइज़ के ऊपर और आयनाइजेशन एनर्जी के और उसके ट्रेंड्स के ऊपर बात की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसका ट्रेंड जो है जनरल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसका जनरल ट्रेंड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ चेक करेंगे। इससे रिलेटेड जो होमवर्क होगा वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे उसकी पिक्स भेज देंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन भी हुआ तो वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने 9th क्लास में पढ़ लिया। यहाँ पे जस्ट उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे और जनरल ट्रेंड की तरफ मूव करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब शेयरिंग में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में आ जाते हैं, वहाँ पे एटम की एबिलिटी, लेट्स सपोज आपके पास कोई भी, लेट्स सपोज ये H और Cl है। अब ये दो शेयरिंग में आ गए, इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस एटम की कितनी ज़्यादा एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच सकते हैं अपनी तरफ या इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच सकते हैं। इसको हम क्या बोलते होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल के अंदर किस पे डिपेंड करती है, क्या हिसाब है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए आपको ज़रूरी है, जो आपने लेक्चर नंबर 2 के अंदर एटॉमिक साइज़ पढ़ा था, एटॉमिक साइज़ और उसका ट्रेंड, अगर आपको एटॉमिक साइज़ और उसका ट्रेंड आता है तो आप आयनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक भी आसानी के साथ कर सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टॉपिक भी आसानी के साथ सॉल्व आउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आपके पास मौजूद होगा। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने बात की थी ग्रुप्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं। अब जो ग्रुप होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल के अंदर, इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि पीरियड जो होते हैं वो नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप्स के अंदर किस तरह होती है, पीरियड के अंदर किस तरह होती है और रीज़न क्या होती है कम या ज़्यादा होने की वजह। अब देखिए ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। जब आप अगर बात करें ग्रुप्स के अंदर तो टॉप टू बॉटम जब आते हो तो नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होते जा रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ शेल्स नीचे की तरफ ज़्यादा होते जाएंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का होल्ड लास्ट शेल के ऊपर क्या होता है? कम होता है। वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आसानी के साथ या फोर्स के साथ खींच नहीं सकता। जबकि अगर आप मूव करोगे लेफ़्ट टू राइट के केस में तो सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने की वजह से एटॉमिक साइज़ जो है वो लेफ़्ट टू राइट क्या होता जाता है? कम होता जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है उसका होल्ड लास्ट शेल के ऊपर क्या हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसी तरह हमने बात की ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। और उसकी वजह क्या होती है? शेल, यहाँ पे लिखो, उसकी वजह क्या होती है? शेल, क्योंकि शेल ज़्यादा होते जाते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह पीरियड्स के ऊपर बात करो तो पीरियड के अंदर जब आप मूव करोगे तो सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने की वजह से साइज़ छोटा हो जाता है, एटॉमिक साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से फोर्स जो न्यूक्लियस की है वो ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड के अंदर जो है वो क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। पीरियड नंबर 3 के केस में देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरल ट्रेंड तो हमने बात कर लिया कि लेफ़्ट टू राइट ज़्यादा होती है, टॉप टू बॉटम कम होती है। अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम, ये वैल्यूज़ आपके पास बुक के अंदर लिखी होंगी, 0.93, 1.1, 1.8, 2.0, 2.1, 2.5, 3.1। अब देखो जनरल अगर बात करो तो पीरियड 3 जो स्टार्ट होता है सोडियम से और एंड होते हैं आर्गन के ऊपर, इस पे भी यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट, ये सारा लेफ़्ट टू राइट है। पीरियड्स के अंदर लेफ़्ट टू राइट मूव करने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती जा रही है? ज़्यादा होती जा रही है। जिसकी वजह क्या है? बिल्कुल सेम एक रीज़न ये दोगे, जिसकी वजह ये है कि एटॉमिक साइज़ लेफ़्ट टू राइट मूव करने से क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ जो है कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती जा रही है? ज़्यादा होती जा रही है। यहाँ पे देखिए आर्गन के केस में मैंने यहाँ पे डैश डाली हुई है, आर्गन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लिखी है। अब आर्गन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस वजह से नहीं लिखी, उसकी वजह ये चेक कर लें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आर्गन, अब देखिए आर्गन के ऊपर हमने बात की थी, आर्गन क्या है? स्टेबल है। और इसकी स्टेबिलिटी की वजह क्या है कि इसके लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 2 एस सब शेल के अंदर और 2 इसके किस शेल के अंदर आ जाते हैं? पी सब शेल के अंदर। तो इसके लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये स्टेबल है। दूसरा सबसे बड़ी बात, ये केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं लेता, इसको ज़रूरत ही नहीं है किसी भी केमिकल बॉन्ड के अंदर हिस्सा लेने की, ये केमिकल बॉन्ड के अंदर हिस्सा नहीं लेता, इसलिए यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बताई गई है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर ली, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, डेफिनेशन इसकी चेक करो, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने की एबिलिटी है कि नहीं है किसी एटम के पास, और किस पे डिपेंड करती है। अब पूरा पीरियोडिक टेबल अगर आप उठा के देखो तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मेन अगर आप उसकी क्लासिफिकेशन करें तो दो ही हो जाते हैं, एक मेटल के अंदर उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, दूसरा मेटलाइट नॉन मेटल्स के अंदर। अब चूँकि मेटल्स जो है आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था मेटालिक बाड, मेटल्स के अंदर कौन सा बाड मौजूद होता है, मेटालिक बाड होता है। अब मेटालिक बाड क्या होते हैं इसको भी देख लो कि किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं, तो ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये पूरे बल्क के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम मेटालिक बाड बोलते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर मौजूद होते हैं, मेटल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी यहाँ पे ये शो करते हैं। इसी तरह अगर आप मूव करो नॉन मेटल के केस में तो इसकी अपोजिट वाली प्रॉपर्टीज़ होंगी, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी। पीरियड 3 के केस में देखो, क्योंकि हम पीरियड 3 पढ़ रहे हैं तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। अब इसमें जो पहले 3 एलिमेंट्स हैं सोडियम से लेके एल्युमिनियम तक वो सारे के सारे क्या है, मेटल हैं, और मेटल के पास क्या मौजूद होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी शो करेंगे, इलेक्ट्रिकल करंट को जो है वो अपने अंदर से पास होने देंगे, इसलिए मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है, और उसकी मेन वजह क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दरमियान में जो ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, मतलब इन दोनों के दरमियान मौजूद है, ना मेटल ना नॉन मेटल, इसको हम बोलते हैं मेटालाइट, दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखने वाला। तो ये बास टाइम कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में मींस क्या, कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान वाला सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट आ जाओ फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से आप क्या बोलते हो, नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। अब इसका जनरल ट्रेंड जो देखो, इलेक्ट्रिकल नेगेटिविटी का जनरल ट्रेंड पीरियोडिक टेबल के अंदर देखो, अगर ग्रुप्स के केस में बात करें तो ग्रुप के केस में टॉप टू बॉटम जब मूव, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जनरल अगर ट्रेंड की बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर आप चेक करेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो ग्रुप के अंदर जनरली अगर बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्या होते जाते, ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर जो है टॉप टू बॉटम ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी फिर ज़्यादा हो जाती है, और मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम ज़्यादा हो रहे, तो मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा हो रहे तो इसका मतलब है मेटल्स हैं, तो मेटल के अंदर फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। पीरियड के अंदर बात करो, ये तीसरा पीरियड जिसके ऊपर हम बात करने चाह रहे हैं सारा, ये तीसरा पीरियड है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन, आर्गन, ये तीसरा पीरियड है। इस पीरियड की बात करो तो देखो सबसे पहले मेटल मौजूद है, फिर दरमियान में सेमीकंडक्टर, फिर उसके बाद नॉन मेटल, मेटल, सेमीकंडक्टर, नॉन मेटल। अगर हम जनरल देखें तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो इसीलिए पीरियड के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये वाले एलिमेंट्स शो नहीं करते। तीसरी जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए यहाँ पे ग्राफ बना दिया, आपके पास बुक के अंदर ये ग्राफ बना होगा, दोनों का ग्राफ, मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ और बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ दोनों साथ बना दिया गया। ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे मैंने बता दिया कि ग्रीन कलर वाला सारा का सारा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ हो जाएगा, और ये जो एम्प्टी बॉक्स है ये सारा का सारा बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। अब मेल्टिंग पॉइंट के केस पे चेक करो, मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज फ्रॉम सोडियम टू एल्युमिनियम। यहाँ पे चेक करो मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी, ये रहा देखें, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये देखें एक तरतीब के साथ ये क्या होते जा रहे हैं, ज़्यादा होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें सोडियम से एल्युमिनियम की तरफ, फिर इसी तरह आप अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता जा रहा है, ये रहा मेल्टिंग पॉइंट, ये भी ज़्यादा होता जा रहा है, किससे, सोडियम से लेकर एल्युमिनियम तक। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि
सोडियम से लेकर एल्युमिनियम तक क्या है, सारे के सारे मेटल्स आ जाते हैं और मेटल्स के अंदर स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड मौजूद होता है, स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसको मेल्ट करने के लिए भी और बॉयल करने के लिए भी फिर ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग किसको बोलते हैं, मेल्टिंग किसको बोलते हो, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड और लिक्विड इनटू गैस को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो। ठीक हो गया कि सोडियम से लेकर एल्युमिनियम तक सारे के सारे मेटल्स हैं और मेटल के अंदर मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा अमाउंट में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ग्राफ जो है वो जनरली इन तीन तक जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। इसके बाद अगर बात करो आफ्टर एल्युमिनियम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप हो जाते हैं। देखो यहाँ तक एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम के नीचे देखो अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ड्रॉप हो चुका है। इसकी वजह क्या है, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन है और सिलिकॉन हमने बात की मेटलाइड है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज़ दोनों के साथ मैच कर रही होती है। और ये जो सिलिकॉन है इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये ज़्यादा है, मेटालिक कैरेक्टर भी रख रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी रख रहा है। अगर आप इसके बाद बात करो फास्फोरस टू आर्गन, ये रहे फास्फोरस टू आर्गन, सारे फास्फोरस टू आर्गन ये सारे के सारे क्या है, अभी हमने बात की, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। अब ये नॉन मेटल्स आप देखें ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर पाए जाएंगे। वजह क्या है, क्योंकि आर्गन लास्ट वाले शेल, मतलब जो लास्ट पीरियड है, जो लास्ट ग्रुप है नोबल फैमिली वाला, उसको छोड़ के बाकी सारे बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, इनके अंदर मेटालिक बॉन्ड मौजूद होता है। अब ये नॉन मेटल है, ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाएंगे। तो फास्फोरस का जो मॉलिक्यूल है वो 4 एटम से मिलकर बनेगा, मतलब P4। फास्फोरस के 4 एटम आपस में मिलेंगे तो फास्फोरस का मॉलिक्यूल बनेगा। इसी तरह सल्फर के 8 सल्फर के 8 एटम मिलेंगे तो तब जाके सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। क्लोरीन के 2 एटम आपस में मिलेंगे, क्लोरीन के 2 एटम आपस में मिलेंगे तो तब जाके क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनेगा। तो फास्फोरस से सल्फर क्लोरीन, अब देखो फास्फोरस का ग्राफ चेक करो, सल्फर का ग्राफ चेक करो और क्लोरीन का। फास्फोरस कम है लेकिन सल्फर का एकदम से फिर ज़्यादा हो जाता है और फिर एकदम से ड्रॉप हो जाते हैं। अब इस सल्फर का ज़्यादा क्यों है, अब यहाँ से खुद चेक कर लो। इसके 4 एटम के कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसके 8 एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसके 2 एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसके 8 एटम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पे ज़्यादा होगी, 8 एटम्स जो कंबाइन हो रहे मॉलिक्यूल के, इसके मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाते हैं। फिर इसी तरह आगे ये देखो, क्लोरीन के दो एटम आपस में मिले तो एकदम से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गए, ड्रॉप हो गए। जबकि यहाँ पे चेक करो, आर्गन के केस में कुछ भी नहीं लिखा, आर्गन के केस में बिल्कुल एक छोटी सी लाइन बताई होती है। अब देखो आर्गन के केस में, आर्गन के गैस फॉर्म के अंदर है, आर्गन गैस फॉर्म के अंदर है और इसके जो एटम है वो पहले से ही दूर दूर है और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर है। इसलिए यहाँ पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वहाँ पे छोटी सी एक लाइन लगाई हुई है इस तरह की। इसका मतलब क्या है कि ये गैस फॉर्म के अंदर मौजूद है, इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब एटम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना होने की वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम लिखा हुआ है, यह बताया ही नहीं गया यहाँ पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बात की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसका जनरल ट्रेंड ग्रुप पीरियड 3 के अंदर देखा। फिर इसी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमने पीरियड 3 के केस पे भी इसका जनरल ट्रेंड देखा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ भी डिस्कस किया। तो यही 3 जो टॉपिक हैं यही आपके आज का होमवर्क भी है। और इससे ये जो लास्ट वाला है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि सल्फर जो है, बोर्ड के पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं कि सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे लिख लेता हूँ, वाई sulfur has high melting point and boiling point than phosphorus। ठीक है, फास्फोरस से ज़्यादा सल्फर का एटॉमिक, सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट क्यों है और बॉइलिंग पॉइंट की है, इसकी वजह, ये रीज़न आप दोगे तो आपके 4 नंबर का क्वेश्चन होते हैं बोर्ड के पेपर के अंदर, तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आज का होमवर्क यही है कि आप इन तीनों को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, मेल्टिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को आप अपनी कॉपी के ऊपर लिखेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियोज़ को देखते रहें और इसी तरह होमवर्क करते रहें। शुक्रिया।